let's start with this month's monthly market outlook for April. So मार्च अभी हम अब ख़त्म हो गया, मार्च का महीना ख़त्म हो गया और नेक्स्ट ट्यूसडे को अब हम सीधा ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे. तो दैट विल बी द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ अप्रैल. सो ये हम मंथली आउटलुक अप्रैल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी हम लाइव है आप लोगों के साथ. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लेमर है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग पढ़ ले और इसके बाद हम शुरू करेंगे ग्लोबल क्यूज एंड आउटलुक्स के साथ. तो सबसे पहले जो हम स्टैंडर्ड एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं जो कि एक स्टॉक मार्केट किस दिशा में जाएगा वो बताने में मदद करते हैं. सो दैट इज इंटरेस्ट रेट्स. तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स यानी कि मेजरली यूएस इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ स्टॉक मार्केट्स जाएंगे. और इसमें हमने देखा है कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों के लिए ही ये एक ख़राब चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली बोथ द थिंग्स लीड टू रिडक्शन इन फ्यूचर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स फॉर द कंपनीज एंड इवेंचुअली लीड्स टू फॉल इन स्टॉक प्राइजेस. इसके अलावा एक और जो कम्युनिटी है जिसपे हाई इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट करता है वो है इन्वेस्टर कम्युनिटी. अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें कम रिस्क लेकर ही सीधा सेफर असेट्स में जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है. तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट द मनी इन सेफ असेट्स लाइक बॉन्ड्स. और जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तब रिस्क ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं. तो एक लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर गुड फॉर रिस्कियर असेट्स लाइक स्टॉक्स. तो ये हो गई थियोरेटिकल बात. इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों साथ साथ में एक डायरेक्शन में जाती है और बॉन्ड प्राइसेस विपरीत दिशा में जाते हैं. सो दिस इज द ब्रॉड टेम्पलेट दैट वी फॉलो एंड द फर्स्ट स्लाइड ऑलवेज इज द यूएस बॉन्ड यील्ड्स. तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स किस तरीके से चलते हैं वो हमारे मार्केट्स में काफ़ी असर डालते हैं और इनफैक्ट नॉट ओनली आवर मार्केट बट ग्लोबल मार्केट्स एज वेल. तो हमने देखा है कि जो कोविड का जो लो था तब ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट्स के करीब थे, 0.5% का लो था और वहाँ से हम हाई जो मारा था वो 5.021 का लेवल था और वहाँ से अब हमने रिसेंट जो करेक्शन था वो 4.1 का था. सो राइट नाउ वी आर क्लोज टू 4.394% विच इज़ द ऑल्सो जो 4.335 का ये एक इंटरमीडिएट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉप बना था उसके आसपास हम घूम रहे हैं. तो हमने पास्ट में देखा है कि जब हमारा जब यूएस जो यील्ड्स है ये बढ़ती है तो हमारा मार्केट गिर जाता है और गिरती है तो हमारा मार्केट बढ़ जाता है. सो राइट नाउ ऑल्सो वी विल हैव अ लुक एट इट. बट उसके पहले जो मैं बात करना चाहूँगा कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स ये दोनों फाइनली आर कमिंग इन सिंक. तो बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग जीरो के करीब आ गया है. सो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट वी आर सीइंग कि काफ़ी लंबे समय के बाद दोनों सिंक में आ रहे हैं. और जो जैसे कि मैं बता रहा था कि यूएस मार्केट्स और हमारा मार्केट्स ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है. जैसे कि इट स्टार्ट्स ऑल फ्रॉम हियर जो 4.335 का लेवल है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप था. ये जो ब्लू लाइन है ये यूएस यील्ड्स है और रेड है इट इज़ निफ्टी. तो जैसे ही 4.335 का लेवल क्रॉस हुआ था सितंबर 23 में तब हमारा मार्केट भी एक टॉप पे था और वहाँ से हमने 12-13% का फॉल देखा था एज सुन एज द यील्ड्स क्रॉस्ड. और उसके बाद से ही यील्ड्स और हमारा जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. तो जब यील्ड्स बढ़ती है तब वी फॉल एंड व्हेन यील्ड्स राइज जब यील्ड्स बढ़ती है तो हमारा मार्केट गिरता है और जब यील्ड्स गिरती है तो वी रैली. तो जैसे कि यहाँ पे देखा था कि यील्ड्स में एक अच्छा खासा करेक्शन है एंड वी हिट द ऑल टाइम हाइज. तो 26,277 का ऑल टाइम हाई मारा और वहाँ से फिर यील्ड्स जैसे जैसे ऊपर आती गई वैसे वी स्टार्टेड क्रैशिंग डाउन. और रिसेंटली हमने ये देखा है कि यील्ड्स है अगेन बिगन टू रैली. तो लास्ट के कुछ 1-2 महीने में कोरिलेशन है वो थोड़ा सा खराब हो गया है. वी आर नॉट एग्जैक्टली इनवर्स कोरिलेशन जैसा था. तो ये मैंने 2 बॉक्सेस हाईलाइट किए कि यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो ऑलमोस्ट
परफेक्टली नेगेटिव था कि जैसे यील्ड्स बढ़ती और हमारा मार्केट्स गिरता। तो अब ये नहीं दिख रहा है। तो लास्ट 1-2 महीने में हमने देखा है कि दोनों ही साथ साथ में चल रहे थे। सो अब तक जो यील्ड्स एक हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे वो शायद अभी नहीं दे रहे, और ये मार्केट में बहुत ऐसा हो रहा है कि देर आर कॉन्ट्राडिक्टिंग सिग्नल्स, देर इज डाइकॉटमी कि मार्केट कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि किस दिशा में फाइनली यील्ड्स और मार्केट्स चलते हैं। फिलहाल के लिए इफ़ द यील्ड्स कंटिन्यू टू रैली देन आई थिंक मार्केट्स के लिए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो राइट नाउ यील्ड्स हैव क्रॉस्ड द 4.335 रेजिस्टेंस लेवल एंड इट इज़ मूविंग हायर। सो इफ़ इट कंटिन्यूज टू मूव इवन फर्दर हायर फ्रॉम हियर, तो हमारे लिए जो ये अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स कीप एन आई ऑन द यील्ड्स। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये मार्च के महीने में अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है अपार्ट फ्रॉम द ट्रम्प टैरिफ नॉनसेंस, तो वो है कि जो यूएस फेड की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें यूएस फेडरल रिजर्व के जो अलग अलग प्रेसिडेंट्स है, छोटे छोटे जो एरियाज के बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स है, लगभग 21 लोग की एक कमेटी बैठती है और वो डिसाइड करते या डिटरमाइन करते कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे, और उनका प्रोजेक्शन भी आता है। तो उनके प्रोजेक्शन में उन्होंने क्या कहा था कि दिसंबर जो 2024 का प्रोजेक्शन था फॉर द ईयर 2025, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ विल बी 2.1%। लेकिन जो अभी मार्च में जो मीटिंग कंक्लूड हुई है उसमें दे सेड कि द जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 2025 विल बी 1.7%। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उन्होंने 4.3 का एस्टिमेट किया था इन दिसंबर 24, वो अब ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4.4 होगा। और जो पीसीई इन्फ्लेशन है वो 2.5 एस्टिमेट किया था, वो अब इन्होंने एस्टिमेट किया 2.7। सो ऑल द 3 मेजर नंबर्स दैट दीज पीपल ट्रैक आर शोइंग रेड। मतलब कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम आकी जा रही है। ये जो इकॉनमी को डे इन डे आउट मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि इकॉनमी इज लाइकली टू स्लो डाउन। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हल्का सा ऊपर जाएगा और जो इन्फ्लेशन है ये भी ऊपर जाने वाला है। सो ऑल द 3 थिंग्स आर नेगेटिव फॉर द इकॉनमी एंड द मार्केट्स। लेकिन मार्केट्स ने ये सारी साइंस को इग्नोर कर दिया। सो और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। सो स्टैगफ्लेशन बहुत ही ख़राब चीज़ है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती और इन्फ्लेशन यानी कि प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर कंपनी, बिकॉज कंपनीज के जो मार्जिन है वो श्रिंक होते जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एंड स्टिल द मार्केट्स रिजॉइस्ड बिकॉज बहुत ज़्यादा जो फेड ने एक्सपेक्ट किया था या एंटिसिपेट किया था कि वो 2 या 3 कट्स करेंगे इन 2025, उस पर वो कायम रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हाउ विल द फेड बी एबल टू कट रेट्स, एंड वाई शुड द फेड कट रेट्स इफ इन्फ्लेशन इज शूटिंग अप। सो मार्केट ने एक स्टैगफ्लेशन का कंसर्न्स को इग्नोर किया और मैंने ये एक लिंक्डइन पे और बहुत सारे सोशल मीडिया जो मेरे हैंडल्स है वहाँ पे ये पब्लिश किया था, और इट वाज कैरीड बाय मैनी मीडिया आउटलेट्स एज वेल। और उसमें जो मैंने खास बात कही थी वो ये है कि डबल इन्फ्लेशन का अगर स्पाइक आया तो अब तक तो सिर्फ हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन नाउ द फेड चेयरमैन और द पीपल इन द फेड आर आल्सो एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन टू राइज। लेकिन फेड चीफ ने ये टोन डाउन किया कि वो इट विल बी अंडर कंट्रोल और वो सिर्फ ट्रांजिटरी होगा और उसमें हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ये वाली इन्फ्लेशन की स्पाइक आई थी तो फेड चीफ वॉज इन डिनायल मोड अगेन बैक देन, कि उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि ये जो इन्फ्लेशन स्पाइक है वो ट्रांजिटरी है। तो अभी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आएगा लेकिन वो ट्रांजिटरी होगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा। सो मार्केट की शायद मेमोरी
जो है वो शायद थोड़ी वीक होगी या बहुत ज़्यादा दूर का याद नहीं रखता है, लेकिन मैं ज़रूर याद रखता हूँ कि यू कैन नेवर टेक एनीथिंग दैट द फेड चीफ सेज ऑन फेस वैल्यू। अगर वो घबराएंगे मार्केट्स को, अगर वो डराएंगे तो मार्केट्स और ज़्यादा डरेगा, तो दे विल लाइकली अंडर प्ले द चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन या अंडर प्ले चांसेस ऑफ अ स्लो डाउन. So let's keep a close eye on the numbers instead of what the Fed chiefs or the companies CEOs are saying. So उनका intention कभी भी सही बात बताना ज़रूरी नहीं है कि होता ही हो. और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जो डबल इन्फ्लेशन का स्पाइक जैसा 70s में आया था, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स 20% यूएस में हुए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच नॉट मैनी पीपल हैव सीन और रिमेंबर. तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो, डबल इन्फ्लेशन स्पाइक ना आए, लेकिन अगर आता है तो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द मार्केट्स. सो फिलहाल तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन लेट्स सी जो फेड जो नंबर्स देखता है उसमें तो अभी भी 2% के ऊपर ही इन्फ्लेशन है, 2.8 के करीब है. सो इट इज़ येट टू कम अंडर कंट्रोल और अंडर द 2% लिमिट ऑफ विच द फेड हैज़. सो अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाता है जैसे कि मैंने कहा था, सो जो मीडियन 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है वो शूटअप कर रही है, 5% तक गई थी, और जो 2020 में भी ऐसे ही शूटअप हुई थी, ऐसे ही चालू हुआ था. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. जो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस है वो रॉक बॉटम लेवल्स पे है. तो जॉब एक्सपेक्टेशंस और सैलरी इनकम एक्सपेक्टेशंस आर एट लोएस्ट लेवल्स इन द रिसेंट हिस्ट्री. इसके अलावा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा हिला हुआ है. सो द आउटलुक फॉर पर्सनल फाइनेंस इज़ द वीकेस्ट ऑन रिकॉर्ड. यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो भी बहुत ही खराब लेवल्स पे है. तो मार्केट्स एक ऑल टाइम हाई पे है, और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है ये क्लोज टू वर्स या फिर ऑल टाइम लोज के करीब ट्रेड है. सो दिस इज लाइक अ के शेप्ड रिकवरी, के जहाँ पे जो टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन है यूएस में, दे आर कंफर्टेबल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज स्टॉक मार्केट आर एट ऑल टाइम हाइज. तो उनको ईसॉप्स और जो उनके शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स है फाइनेंशियल असेट्स में, वो अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं. और जो बाकी की जो बॉटम पे जो लोग हैं उनका जो सेंटिमेंट है, जो ये कंज्यूमर सेंटिमेंट बताता है, ये बहुत ही ख़राब है. सो इट्स लाइक अ के शेप्ड रिकवरी, जहाँ पे the rich are getting richer and the poorer are getting poorer. Then why isn't anyone worried? So because जो unemployment levels है वो अब तक तो lowest levels पर ही है. unemployment बहुत ज़्यादा शूट अप नहीं हुआ है. इसके अलावा GDP ग्रोथ भी फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग रहे है. सो जो दिसंबर क्वार्टर की GDP ग्रोथ थी वो 2.4 थी यूएस की. सो इट इज़ नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ स्लो डाउन anywhere in the unemployment numbers or in GDP. So इसीलिए अब तक सब ठीक ठाक है, लेकिन मार्केट हमेशा आगे की सोचता है और डिस्काउंट करने लगता है. तो मार्केट फिलहाल तो जो ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, लेकिन क्रैक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू इमर्ज. तो मैंने ये चार्ट आपको काफ़ी बार बताया है पिछले 3-4 महीने में कि यूएस में खास करके S&P 500 इज ट्रेडिंग इन दिस राइजिंग कर्व्ड वेज चैनल, और उसका ब्रेकडाउन आने के चांसेस है. सो हमने ये एंटिसिपेट किया था कि लगभग 6000 के करीब एक टॉप बन सकता है, लेकिन वो एक टॉप को क्रॉस करके फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगेन इट वेंट हायर एंड देन फाइनली इट इज़ कमिंग डाउन. सो S&P 500 विच इज़ द ब्रॉड बेस्ड यूएस मार्केट्स का एक इंडेक्स है, वो एक डबल टॉप बना के नीचे आ गया है. जो नैस्डैक 100 है, ये इंडेक्स में 200 DMA को तोड़ दिया. सो ये जो येलो लाइन दिख रही है यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो रनिंग वेरी क्लोज टू दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन, तो ये येलो लाइन को भी नीचे आ गया, एक पुल बैक दिया और अगेन पुल बैक से वापस नीचे जा रहा है. मार्केट ब्रेथ इज वीक, मोमेंटम इज वीक,
जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स है विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नैस्डैक आर ऑल्सो ट्रेंडिंग लोअर, और सबसे ज़्यादा बड़ा करेक्शन उसी में आया था। और मैंने ये बात बताई भी थी कि वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन अ कैश पाइल ऑफ $335 बिलियन, और उन्होंने एप्पल के स्टॉक बेचे जो कि बहुत ही मीडिया में चर्चा में रहा था। सो ही हैज़ बीन सेलिंग एप्पल सिंस 2024, तो पिछले 1 साल से लगभग हमेशा उन्होंने सेलिंग ही की है, बाइंग नहीं की है। एंड eventually we saw the cracks starting to emerge in Nasdaq and S&P 500, जो कि मैं भी काफ़ी बार बता रहा था कि S&P 500 and Nasdaq are almost in a bubble territory, और यहाँ से वैल्यूएशंस कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है इन सब में। और ये सारी जो अनसर्टेनिटी है, दिस अनसर्टेनिटी इज पुशिंग गोल्ड प्राइसेस हायर। सो ये जो नीचे ये जो चार्ट दिख रहा है, जो नीचे इंडिकेटर या पैनल है, उसमें मैंने 13 मंथ का परसेंटेज चेंज प्लॉट किया है। तो गोल्ड का ऑलमोस्ट 1 साल का या 13 महीने का जो परसेंटेज चेंज है, ये 50% हो गया है आज की तारीख में। सो टुडे गोल्ड इज इंटरनेशनल गोल्ड इज अप बाय 50.74% ऑन अ 13 मंथ बेसिस। ये हिस्ट्री में जब जब गोल्ड में इतनी बड़ी रैली आती है तो जनरली हमने देखा है कि यूएस में रिसेशंस भी क्लोजली फॉलो करते हैं। तो बैक इन 2008 वी सॉ दिस। तो ये यूएस का रिसेशन ये गोल्ड काफ़ी अच्छी से प्रेडिक्ट कर लेता है कि जब जब गोल्ड में रैली आई है और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, तब यूएस में रिसेशन फॉलो हुआ है। सो 1978 में, 1973 में और 2008 में। सो दीज 3 आर मेजर इंस्टेंसेस व्हेन रिसेशंस हैपेंड इन यूएस, एंड इट वाज गोल्ड सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेड इट बिकॉज जब रिसेशन आता है तो गोल्ड कैसा है कि इट इज़ अ हेज फॉर अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो ऐसे समय में गोल्ड काफ़ी अच्छा कर लेता है। तो क्या इस बार भी ये रिसेशन आ सकता है? लेट्स वेट एंड वॉच। फेड की जो खुद की ये अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस है उसके तहत तो वो बोल रहे हैं कि देयर कैन बी स्लो डाउन इन जीडीपी। कितना ये स्लो डाउन करता है और क्या रिसेशन फाइनली आता है? सो रिसेशन का मतलब है कि 2 क्वार्टर्स ऑफ कंटिन्यूस नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। तो अगर ये होता है तो रिसेशन भी आएगा, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई वी आर सीइंग गोल्ड प्राइसेस हायर। तो रिसेशन एंड ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी एंड द टैरिफ रिलेटेड फियर इन द मार्केट्स। सो गोल्ड में एक पैनिक बाइंग चल रही है। ये स्विट्जरलैंड के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, तो ये 2012 से अब तक के हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है। जो ये साल का प्रोजेक्शन है गोल्डमैन सैक्स का, तो उसमें दे आर एंटिसिपेटिंग गोल्ड का लेवल्स अप टू 3300। सो और एक रेंज जो है वो 3250 से 3520, और इसमें मैक्सिमम जो गोल्ड की रैली में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फाइनेंशियल और मॉनेटरी अथॉरिटीज़, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक्स है, उनकी परचेजेस की वजह से गोल्ड में रैली आएगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एंटिसिपेटेड बाय गोल्डमैन सैक्स। और ये चार्ट मैं आपको बताना देना चाहूँ कि जब ये पूरी रैली स्टार्ट हुई 2024 में, दैट्स व्हेन आई शोड यू दिस चार्ट, एंड मैं तब से हर एक हमारी जो मंथली मार्केट्स इनसाइट है, जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता होगा कि हर एक मंथली मार्केट इनसाइट कॉल पर मैंने गोल्ड का ये चार्ट बताया है आपको, और कहा था कि ये जो प्रोजेक्शंस है, दीज आर माय टारगेट्स फॉर गोल्ड। तो एक टारगेट जो $2600 का था वो ऑलरेडी आ गया। वी आर नाउ वेरी क्लोज टू $3335 पर आउंस का टारगेट, एंड फाइनली 4750 is another level which is obviously a slightly longer term level। लेकिन मैंने खुद ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि 50% की अप मूव्स इतने जल्दी इंटरनेशनल गोल्ड में आ जाएंगे आफ्टर स्लीपिंग अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 12 years। तो ये 12 साल का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, और उसके बाद जो इकोनॉमिक सिनारियोज और जो हो रहे थे उसकी वजह से मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि गोल्ड में ये रैली आएगी। So gold is not the only candidate, silver is also running just behind it। तो सिल्वर में भी एक काफ़ी अच्छी खासी अप ट्रेंड
आनी चाहिए और आनी शुरू हो गई। और सिल्वर पर भी मैंने ये आपको कहा था कि सिल्वर में भी एक रैली ड्यू है। और सिल्वर में मैंने सबसे पहले जब ये ब्रेकआउट आने वाला था, सो ये यहाँ मैंने क्या किया कि 10, 20, 30 और 40 मंथ की मूविंग एवरेज प्लॉट की है। और जब जब ये मूविंग एवरेजेस कंपाइल, ये कंसोलिडेट होती है, ये बहुत ही नैरो रेंज में आ जाती है, उसके बाद इधर साइड पर सिल्वर में एक ब्रेकआउट आता है। सो वो मोस्ट रीसेंट ब्रेकआउट ये 2024 में आया था और वहाँ से सिल्वर ने एक अपसाइड देखी। और अभी भी आज की तारीख में भी सिल्वर, इंटरनेशनल सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट $35 तक पहुँच गया है। एंड जो लाइफ टाइम हाई है वो सिल्वर का, वो $50 के करीब का है। सो यहाँ से $50 इज द फर्स्ट लेवल दैट आई एम वॉचिंग आउट फॉर। इफ इट इज एबल टू क्रॉस द $35 मार्क तो एक बाइंग फ्रेंजी आ जाएगी और इट शुड गेट लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन। और मैं आप जो ये यहाँ पे एरोज बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए हैं जस्ट टू शो दैट वेन एवर सिल्वर रैलीज, तो सिल्वर की रैली बहुत ही शार्प और तेज होती है। सो किसी के हाथ में आता नहीं है जनरली। सो सिल्वर मूव्स इन स्पॉट्स, और ये वो सारे स्पॉट्स है जो हमने सिल्वर में देखे, बहुत ही फटाफट सिल्वर डबल हो जाता है। सो सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग इन सिल्वर राइट नाउ एज वेल। और अगर मैं प्रेशियस मेटल्स मार्केट की बात करूँ तो प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड इज लाइक अ लार्ज कैप, इसके बाद आता है मिड कैप जो कि है सिल्वर, और उसके ऊपर आते हैं स्मॉल कैप विच आर गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग कंपनीज। तो बिकॉज उनमें लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है और जो रैली प्राइजेस में रैली आ रही होती है वो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। सो दिस इज हाउ द प्रेशियस मेटल्स मार्केट लुक्स लाइक। और अब मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हमने ये एक सैम शॉट्स तो हमने जब सिल्वर की एक बुल ट्रेंड पूरी शुरू हो रही थी तब हमने पोस्ट किया था बैक इन 2023 जैन फेब के आसपास। और हमने ये 20 फरवरी को फिर से ये चार्ट पब्लिश किया है। यहाँ पे मैंने चार्ट अपडेट किया है विद द मोस्ट रीसेंट डेटा। बट 20 फरवरी को ये 1 लाख का प्राइस नहीं था। इट इज द चार्ट हैज़ बीन अपडेटेड बट द मार्किंग्स और वॉट एवर एनोटेशंस यू कैन सी आर द सेम। तो सिल्वर में मैंने ये बताया था कि ग्रीड और फियर साइकिल के थ्रू गुजरता है और ग्रीड फेज में ऑन एन एवरेज 100% के गेन्स आते हैं। सो सिल्वर में अप्रैल इज द पीरियड व्हेन दिस ग्रीड साइकिल विल बी ओवर, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। एज ऑफ नाउ तो सिल्वर में बहुत बड़ी रैली अब तक हमने देखी नहीं है जितनी हमने पास्ट में देखी थी। तो 100% की रैली अब तक आई नहीं है, लेकिन येस, सिल्वर डज हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गिव यू गुड रिटर्न्स इवन फ्रॉम दीज लेवल्स। तो आवर टारगेट फॉर सिल्वर on an immediate to short term basis is 1,17,000 और उसके बाद ऑब्वियसली 1,50,000 तक के भी चांसेस है सिल्वर में जाने के। इसमें मैंने ये बताया था कि वीक डॉलर इज स्ट्रॉन्ग फॉर सिल्वर, इज अ गुड थिंग फॉर सिल्वर। तो डॉलर में भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के करेक्शन आया है। इसके बाद हमने देखा था कि डॉलर और सिल्वर आर इन्वर्सली कोरिलेटेड, तो ज़्यादातर ये कोरिलेशन नेगेटिव ही रहता है। तो अगर डॉलर गिर रहा है तो सिल्वर बढ़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। सिल्वर टू गोल्ड जो स्प्रेड है, जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिल्वर को गोल्ड के प्राइसेस से डिवाइड कर दिया। सो गोल्ड रफली चल रहा है $3,100 पे और सिल्वर चल रहा है रफली $33-34 पे। तो 1% जो गोल्ड की वैल्यू है उसकी 1% वैल्यू सिल्वर की है। हिस्टोरिकली सिल्वर की वैल्यू हाई में हाई 6.5% तक भी गई है। सो अज्यूमिंग अगर लेट्स से वापस वही रेशियो आता है 6.5 का, तो यहाँ से सिल्वर के वैल्यू हो सकती है $180 विच इज़ लाइक 5-6 टाइम्स फ्रॉम ईयर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो होगी, लेकिन राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट हिस्टोरिकल लोज। तो सिल्वर में अगर इसका रेशियो जो है वो करंटली 1% पे, तो इवन इफ इट हैपन्स 2% तो भी ये 100% तक की रैली के चांसेस है। सिल्वर इज अगेन वर्थ वॉचिंग। सिल्वर की डिमांड आउटपेस कर रही है सप्लाई को, और ये चार्ट मैंने पब्लिश किया था 21 फेब को हमारे ऐप पे सैम शॉट्स में। तो अगेन रीआइटरेटिंग आवर व्यूज ऑन सिल्वर।
सिल्वर में ये 33,000 से 52,000 विच इज़ ऑलमोस्ट 58% अप मूव। इसके बाद 52 से ये 78 का ब्रेकआउट आया था और 78 से वी आर एक्सपेक्टिंग कि सिमिलर 50% का अगर ब्रेकआउट आता है तो द लेवल्स विल बी 1,17,000 और ये जो कर्व ट्रेंड लाइन है इसको चल के सिल्वर शुड टच दीज लेवल्स इन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ये हो गई सिल्वर और गोल्ड की बात। सो अगर यूएस मार्केट्स ट्रबल में जाते हैं तो गोल्ड सिल्वर बोथ दीज प्रेशियस मेटल्स शुड सी गुड अपसाइड। अब इसके बाद हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं। सो जो हमारी अभी आरबीआई की मीट रिसेंटली कंक्लूड हुई तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स, आई एम सॉरी यहाँ पे होल्ड ऑन टू रेट्स लिखा है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कट हुए थे बाय 25 बिप्स। तो और उम्मीद है कि आगे और भी ज़्यादा रेट कट्स शायद हमें देखने मिले और इसी वजह से जो यील्ड्स है ये कूल ऑफ होना शुरू हो गई है। सो जो बॉन्ड यील्ड्स, इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है इसमें हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है, गिरावट देखी गई है और पिछले जो लोज थे वो सारे लोज को ब्रेक करके नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द कॉर्पोरेट्स हु आर बोरोइंग इन रुपीज़। तो इनके लिए एक अच्छी खबर है। जो जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा था वो एक अरेस्ट होता हुआ दिख रहा है। सो दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा अप मूव हमने देखा है जीडीपी ग्रोथ में। लेट्स सी वेदर इट इज़ वी कंटिन्यू टू grow at the same pace or higher pace than what we have seen in the September quarter। और मेन जो चीज़ है जो आगे हमारा मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगी अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल थिंग्स, तो ग्लोबली लेट्स से अगर वहाँ पे सब ठीक हो जाता है तो व्हाट विल ड्राइव आवर मार्केट्स इज़ द अर्निंग्स। तो अर्निंग्स जो सितंबर क्वार्टर में हमने देखी वो ऑलमोस्ट 3-4 साल के लोज पे थी। सो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ख़राब था निफ्टी कंपनीज का। सेम थिंग वाज फॉर CNX 500 स्टॉक्स एज वेल। ऑब्वियसली वेटेज निफ्टी 50 स्टॉक्स का ज़्यादा रहता है तो वही ज़्यादा उसी प्रकार से हम सेल्स और पैड ग्रोथ देखेंगे। तो जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें हमने ये थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी थी और सेम चीज़ हम आगे प्रेफर करेंगे कि आगे ग्रोथ लौटे वापस। और अगर ये ग्रोथ वापस लौटती है तो we might see some bullish bias in the markets, otherwise markets यही sideways languish करते रहेंगे। So apart from the global cues, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है इंडियन मार्केट्स के लिए वो है अर्निंग्स और फिर वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस जो निफ्टी 50 के थे वो 24-25 के मल्टीपल पे पहुंच गई थी सितंबर में, विच वाज ऑलमोस्ट 3 ईयर टॉप इन वैल्यूएशंस। तो वो करेक्ट हुए हैं और 20 के मल्टीपल पे इनफैक्ट पहुंच गया था निफ्टी का पी। तो जनरली मैं आगे एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि जब निफ्टी का पी अगर 20 की रेंज में आता है तो वहाँ से 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ गुड करेक्शन इन वैल्यूएशन इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर मार्केट्स। हाउएवर मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस है वो अभी भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो निफ्टी मिड कैप 100 है वो ऑलमोस्ट अप टू 2008 के जो पीक वैल्यूएशंस थी उसको भी क्रॉस कर गया था और अभी भी एवरेज से तो काफ़ी ऊपर है। सेम थिंग फॉर BSE स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। सो बोथ दीज इंडाइसेस आर स्टिल ट्रेडिंग इन ओवर वैल्यूड जोन्स। इसके अलावा हमने हमने ये अपने स्नैपशॉट्स में पब्लिश किया था कि मार्केट्स में तो करेक्शन और रैलीज आती जाती रहती है बट यू गेट सर्टन instances when the opportunity to buy is very big। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी जब ये मार्केट्स गिरा था। तो हमने ये पूरा स्नैपशॉट्स की जो सीरीज़ है ये मैंने पब्लिश की थी 3 मार्च को, विच वॉज जस्ट 2 days आफ्टर द बॉटम हैपेंड। तो इसमें हमने क्या क्या बताया था कि जो महाकुंभ के बाद हमने जनरली देखा है कि सेंसेक्स रैली करता है। तो महाकुंभ की जो हमारी ये पूरी स्टडी है उसको भी काफ़ी अच्छा खासा मीडिया कवरेज मिला था। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो निफ्टी 50 NSE स्टॉक्स है वो अपने 200 DMA के काफ़ी नीचे चले गए। बहुत सारे स्टॉक्स बेयर ग्रिप में हैं तो चांसेस ऑफ अपसाइड आर हाई। 927 स्टॉक्स
न्यू 52 वीक लोज बना चुके थे ऑन 3rd ऑफ मार्च। तो दिस वाज इंडिकेशन कि यहाँ से एक अपसाइड आ सकती है। प्लस वैल्यूएशंस की जो मैं बात कर रहा था कि 15 से 20 के बकेट में जब जब निफ्टी का पी मल्टीपल गिरता है तो 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स आर रफली 17 to 18%। तो मार्केट कब कितना नीचे जाएगा और कहाँ बॉटम आउट होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन व्हेन इन्वेस्टिंग में कैसा है कि जब आपके फेवर में चीज़ें आती है तब आपको जब आपके फेवर में प्राइजेस आते हैं तब न्यूज़ अच्छी नहीं होती, और जब न्यूज़ अच्छी होती है तब प्राइस अच्छे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हमने ये पूरे सैम शॉर्ट्स की सीरीज़ में बताई थी। और फरवरी में तो हमने 10 दिन लगातार मार्केट्स गिरता हुआ देखा था, और इसीलिए वहाँ से अपसाइड भी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था और वो मिला हमें। एंड फाइनली जो मैंने लास्ट एक ये कहा था कि जो मार्केट का एक पूरा रेंज है 2025 के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये 21,280 और 26,277 26,277 इन अ नॉर्मल सिनारियो, इन आई वुड से कि इन अ नॉर्मल सिनारियो मार्केट ये रेंज के अंदर रह सकता है, ये हमने कहा था। और सिंस वी वर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द रेंज, तो बाइंग वाज अ गुड ऑप्शन ओवर देयर। और इसीलिए हमने एक ट्रम्प प्रूफ पोर्टफोलियो भी बनाया था 10 स्टॉक्स का, जो कि हमने 28 फरवरी को, इनफैक्ट ये कुछ बॉटम होने के कुछ दिन पहले हमने ये रिलीज़ कर दिया था 28 फरवरी को। शायद ईमेल्स थोड़े दिन बाद गए थे, तो 3 तारीख तक ईमेल सबको मिलना शुरू हो गए। लेकिन इन टू आवर पार्टनर्स एंड टू आवर क्लाइंट्स वी ऑल्सो स्टार्टेड प्रमोटिंग थ्रू फोन दीज ट्रम्प प्रूफ स्टॉक्स। और इन ट्रम्प प्रूफ स्टॉक्स में हमने ज़्यादातर फोकस लार्ज कैप और वैल्यू बाइज पे रखा है। तो बजाज फिनसर्व, ये हमारी जो पिछली बार मंथली मार्केट्स इनसाइट कॉल हुई थी उसमें भी मैंने ये स्टॉक्स के बारे में बताया था। शायद स्लाइड्स पे ये शायद कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, सो आई एम नॉट श्योर कि सबने शायद देखा हो, लेकिन वर्बली तो मैंने उस वक्त भी ये स्टॉक्स के नाम लिए थे। सो दीज आर ऑल द 10 स्टॉक्स दैट वी have put in the Trump proof portfolio, which are mainly all the domestic, जिनका business domestic driven है, ये वो सारे स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक्स का अब तक का जो परफॉर्मेंस है, द प्राइजेज आर एज ऑन येस्टरडे, तो अब तक का परफॉर्मेंस और ये पूरे पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया अब तक, ये यहाँ पे हम देख पा रहे। सो 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन द पोर्टफोलियो वुड हैव गिवन यू ऑलमोस्ट 108 रुपीज इन अ मंथ। सो ये हो गई ट्रम्प प्रूफ पोर्टफोलियो की बात। अब हम बात करते हैं कि मार्केट्स में आगे क्या लग रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर आवर मार्केट्स। तो हम जो हर बार ये दिखाते हैं कि मार्केट गोज थ्रू अ ग्रीड एंड फियर साइकिल। सो ग्रीड फेज में मार्केट्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं और फियर फेज में खराब परफॉर्म करते हैं। तो राइट नाउ वी आर इन द फियर फेज, एंड अप्रैल 2024 में हम ये फियर फेज में आ गए थे, और वहाँ से अब तक के जो रिटर्न्स है वो 3.9% ही है। सो पिछले एक साल में निफ्टी के जो रिटर्न्स है वो लगभग 4% के करीब ही है। सो जब तक हम 75,000 लेवल्स के ऊपर है, आई वुड से कि वी वुड बी इन अ गुड स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड। अगर 75,000 के नीचे जाता है तो आई वुड लाइक टू चेंज माई व्यू एंड बी बेरिश ऑन द मार्केट्स, और प्रोबेबली उस वक्त शायद हमारा आउटलुक और व्यू थोड़ा अलग हो जाए। जब तक 75,000 के ऊपर है तब तक वी आर गुड टू गो। और एक और चीज़ जो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे नया चार्ट एक ऐड किया है इस बार, वो है सेंसेक्स का जो रिटर्न्स है टर्म्स। तो हमने पिछले कुछ ये मीडिया कवरेज देखा है of FIs being driving out of the markets। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर FIs का है और उसकी वजह से मार्केट्स गिरता है। तो यहाँ पे जो FIs का पेन है ये मैंने दिखाने का यहाँ पे ट्राई किया है कि जो सेंसेक्स देखते हैं, बेसिकली ये वाला जो सेंसेक्स का चार्ट है, दिस इज फॉर इंडियंस हु आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन रूपी टर्म्स, whereas this chart shows the returns that the foreigners or people who are investing in dollars are getting from our markets। तो जो ग्रीड फेज 1984 से 1992 में देखा गया था उसमें सिर्फ 529% के गेन्स मिले वर्सेस
1500% गेन्स। और ये गेन्स कम इसके लिए है क्योंकि डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया था। तो जो डॉलर बाहर से लेकर के आ रहा है, अगर डॉलर और मजबूत होगा तो उसके लिए रिटर्न्स और कम हो जाएंगे। सिमिलरली जो फियर फेज था 92 से 2000 का, उसमें -21% का रिटर्न्स है। फिर इसके बाद जो ग्रीड फेज आया 2000 से 2008 का, उसमें 300% के गेन्स थे, बिकॉज डॉलर भी वहाँ पे वीक हुआ तो उनके लिए और ज़्यादा ये बेटर हो गया। तो 271% के सामने 300% के गेन्स मिले। लेकिन 2008 से 16 में उनको नेगेटिव रिटर्न्स मिले और 2016 से 24 में पॉजिटिव रिटर्न्स अगेन। लेकिन 131% है, जो कि प्रीवियस जो रुपी टर्म्स में रिटर्न्स हैं उनसे कम है। और अभी फिलहाल 1.5% के रिटर्न्स उनके हो रहे वर्सेस 3.9% के रिटर्न्स। तो एफआईज के लिए यहाँ पे और मार्केट्स आर नॉट जनरेटिंग गुड रिटर्न्स इन द फियर फेज। और जितना हमें दिख रहा है उनसे और ख़राब रिटर्न्स उनके लिए आते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो टेकिंग करेंसी रिस्क, दे ऑल्सो हैव टू पे टैक्सेस, देर इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इलिक्विडिटी इन सम स्टॉक्स, तो बेच के बाहर नहीं जा सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो इसके अलावा अब हम अगर मीडियम टर्म रोड मैप की बात करें तो अपने मार्केट्स में 3,000 पॉइंट्स की एक रेंज बनती है। सो 21,500 से 24,500 की एक रेंज है, और वी आर ट्रेडिंग इन दिस रेंज फॉर द मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी और वहाँ से हम नीचे गिरे थे। अब फिलहाल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न शायद बन सकती है, इट इज़ नॉट येट फॉर्म्ड, बट वी माइट फॉर्म दैट काइंड ऑफ अ पैटर्न। तो या तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने या डबल बॉटम बने, हम और नीचे जाए। लेकिन इन शॉर्ट देर इज़ अ चांस के वी माइट फॉर्म अ बेस अराउंड दीज लेवल्स। तो थोड़ा बहुत हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो प्राइस करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, अब टाइम करेक्शन की आने की बारी है। सो ऑन द इमीडिएट बेसिस 24,000 लेवल्स इज अ गुड रेजिस्टेंस, एंड ऑन द डाउन साइड 22,000 लेवल्स आर अ गुड सपोर्ट टू लुक आउट फॉर। तो जो ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है वो लगभग 24,000 पे आएगी, और जो हेड है, जो बेस है, वो लगभग 22,000 पे आएगा। तो जो हम डीप ओवरसोल्ड लेवल्स में पहुंच गए थे, वहां से हमने एक अच्छी रैली देखी है, ये अच्छी पूरी रैली आई। अब वी विल सी सम कंसोलिडेशन हैपनिंग। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन देखा था, सिमिलर कंसोलिडेशन हम अब यहाँ पे देखेंगे। सो आई डोंट थिंक कि ये एक बुल ट्रेंड अभी इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है। दिस आई वुड से कि इट इज़ जस्ट अ पुल बैक, एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के एक बेस बने, एक हायर टॉप हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो। इसको और फ्यूल देगा जब हमारी अर्निंग्स भी आ जाएगी। तो अभी मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही हफ्तों में। तो वंस वी सी अर्निंग्स ऑल्सो कमिंग इन एंड द प्राइस एक्शन ऑल्सो सपोर्टिंग दैट अर्निंग्स, देन वी कैन से के येस वी आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू बुल ट्रेंड। अदरवाइज मेरा मोटा मोटी जो रुझान है वो ये है कि मार्केट्स विल स्टे साइडवेज इन 2025 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो भी सॉर्ट ऑफ यही बताता है कि हर 500 पॉइंट पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है। सो राइट नाउ वी आर एट 23,500 विच इज़ लाइक अ लक्ष्मण रेखा लेवल। तो बुल्स और बेयर्स दोनों इस रेंज के इर्द गिर्द ट्रेड करेंगे। सो 23,000 इज़ वेयर वी हैव सीन लॉट ऑफ पुट राइटिंग एंड 24,000 पे कॉल राइटिंग है। तो मार्केट एक पिंग पोंग गेम खेलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और अब अप्रैल में तो बहुत सारे छुट्टियाँ भी आ रही है, सो थोड़ी एक्शन कम ही रहेगी बाज़ार में। And 23 and 24,000 is the very immediate short-term range that we are looking out for based on the option chain data. 6 मंथ का जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसमें सारे ही सेक्टर्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और बैंकिंग
is the one which has outperformed the most. तो बैंकिंग और हेल्थ केयर डिफेंसिव में इन दो सेक्टर्स ने आउटपरफॉर्म किया और इसके बाद मेटल्स ने आउटपरफॉर्म किया है. द वर्स्ट इज रियल्टी. एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट रियल्टी इज के रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा एक बूम आया था आफ्टर कोविड. तो ये बूम भी मुझे लग रहा है कि ख़त्म होता हुआ दिख रहा है. यहाँ से रियल एस्टेट सेक्टर में और रियल एस्टेट प्राइजेस में अपसाइड बहुत ही लिमिटेड लग रही है और डाउनसाइड शायद बड़ी आ सकती है. एंड द परफॉर्मेंस ऑफ रियल्टी इंडेक्स इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम थिंग. सो इफ एनीवन इज looking out for investments in real estates, then I would like to say please hold on or take a very informed and cautious decision before you enter into any real estate investments. अगर आप खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो तो प्लीज़ डू टेक अ वेरी कॉशियस अप्रोच. 1 मंथ परफॉर्मेंस में आईटी को छोड़ के बाकी सारे ही सेक्टर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है. मेरा फेवरेट आज की तारीख में फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज़ बैंकिंग. तो बैंकिंग में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. तो जैसे कि मैंने आगे जो ट्रम्प प्रूफ पोर्टफोलियो में बताया था, तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, दीज टू आर आवर फेवरेट्स. इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी इज़ वन ऑफ आवर favorite picks in the banking or NBFC sector. So yeah, I think that is it for today in my presentation. अब हम Q&A की तरफ जाते हैं. So निखिल जी कह रहे कि true we discussed many times, I have got 11% rally already through Bs. So awesome bullseye, thank you. ये जान के बहुत खुशी होती है कि हमारे जो व्यूज़ है इससे आप एक्चुअली कुछ फ़ायदा कर रहे हो और बेनिफिट कर रहे हो. So congratulations to you and please do recommend our videos or webinars to your clients as well. So thank you Nikhil ji. So काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. व्हाट्स फर्दर न्यू अपग्रेडेशन एंड फैसिलिटीज़ प्लान्ड इन द सैमको ऐप कंपेयर टू अदर ब्रोकिंग ऐप्स. तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि जो सैमको ऐप है वो काफ़ी अपग्रेडेड और नया, कम्प्लीटली नया ऐप है. इट इज़ ऑलमोस्ट 2x फास्टर देन दी ओल्डर ऐप. जो डिज़ाइन और पूरा जो यूज़र एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा अलग और इम्प्रूव्ड है. आगे जा कर के हम इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स लाएंगे और जो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स और पार्टनर्स की डिमांड है कि उन्हें रिकमेंडेशंस चाहिए, तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं. वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट और वो भी ऐप पे आएगा. आई डोंट वांट टू रिवील मच ओवर हियर, लेकिन रिकमेंडेशंस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन. बहुत ज़्यादा एफर्ट हम उस पर लगा रहे हैं, तो उस पर भी आगे आएगा. सो प्लीज़ do stay tuned and you will hear from us in the next few months. Brief about ETF. So ज्योतिंद्र जी ने ये सवाल पूछा है, बट आई थिंक इट इज़ इनकम्प्लीट. आप कौन से ETF के बारे में क्या जानना चाहते हो? अगर आप ये लिखोगे तो वी कैन हेल्प यू विद दैट. लमसम का क्या करें एंड विच सेक्टर? सो आई थिंक अगर लमसम करना है तो एक जो लार्ज कैप्स है या बैलेंस्ड स्टॉक्स, जो बैलेंस्ड फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स, वैसे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स जो है उसमें आप एलोकेशन कर सकते हो लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनारियो. आई थिंक ETF बास्केट इज स्टिल नॉट क्लियर फॉर मी. क्या ETF बास्केट के बारे में आप जानना चाहते हो? इफ़ यू कैन राइट दैट एज वेल ज्योतिंद्र जी. What is the market outlook for next few weeks considering recent buying by FIs? ये सवाल थोड़ी देर पहले पूछा गया था. आई थिंक 5:30 बजे ये पूछा गया, तो ये इसका जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया है. Silver is very volatile and drawdowns are far more higher than gold. Do you suggest to invest in silver? Yes. So ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगेश जी के सिल्वर बहुत ही volatile है और drawdowns भी काफ़ी बड़े रहते हैं. तो सिल्वर इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सिल्वर की मूव्स को कैप्चर करना.
जो हम रेकमेंड कर रहे हैं इट इज बेसिकली एक सिल्वर में जैसे गोल्ड में एक अप ट्रेंड मिल चुकी है. इफ गोल्ड हैज रैलीड 50% इन द लास्ट 1 ईयर 13 मंथ्स में हमने देखा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस हैव रैलीड 50%. और सिल्वर में भी एक रैली आई है लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं देखी गई है. सो जो मैं बात कर रहा था कि प्रेशियस मेटल्स का अगर हम पिरामिड बनाए तो बॉटम पे लार्ज कैप्स यानी कि गोल्ड आता है, उसके बाद मिड कैप यानी कि सिल्वर आता है और फाइनली स्मॉल कैप्स जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर माइनिंग कंपनीज आती है. तो लार्ज कैप में रैली आ गई है, इसके बाद मिड कैप की रैली आएगी जो कि ऑलरेडी वो भी शुरू हो गई है. तो सिल्वर इज द मिड कैप विच विल गिव यू स्लाइटली बेटर रिटर्न्स और गुड रिटर्न्स फ्रॉम हियर ऑन. तो येस ऑब्वियस है कि वॉलेटाइल और ड्रॉडाउन होता है लेकिन रिटर्न्स भी जब देता है तो वो छप्पर फाड़ के भी देता है. सो यू नीड टू गेट योर असेट एलोकेशन राइट. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके कितना पोर्शन आप एलोकेट कर सकते हो वो देखिए. अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट विल नॉट हार्म मच. अगर ड्रॉडाउन आता भी है तो अगर आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन सिल्वर को दिया है वो अगर छोटा है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है. इफ स्टैगफ्लेशन ऑकर्स इन यूएस विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट? आई डोंट थिंक सो. अगर यूएस के लिए एक कहावत है कि इफ यूएस कैचेस कोल्ड द वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड स्नीजेस. तो यूएस बीइंग द इकोनॉमी विच इज द लार्जेस्ट in the world and which also consumes lot of goods and services. तो अगर यूएस में स्टैगफ्लेशन आता है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है उनको होगा. डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जगह पे इसका असर पड़ता है. सो इंडिया विल नॉट बेनिफिट एंड आई वुड से कि इंडिया में अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडिया में स्लो डाउन आता है. इंडिया में कभी रिसेशन नहीं आता है बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. तो 2008 में भी जब वर्ल्ड लेवल पे मंदी आई थी तो तब भी इंडिया में स्लो डाउन ही आया था. इंडिया में रिसेशन या नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखी गई है. सो we will not see a negative growth in India, but obviously there will be a slowdown which will not be good for many companies. Okay, so there is one good feedback from from a anonymous user ke please send email for this session one day ahead instead of the same day. So sure, we will take this as a feedback and we'll definitely next time when we send an email we will send it a day in advance. Best, so finally we have the right question. So best 3 to 5 ETF to buy right now. So I would say कि gold and silver हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो गोल्ड और सिल्वर ETFs कुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ. लार्ज कैप जो निफ्टी ETFs है वो भी आप ले सकते हो. सो आई थिंक दीज 3 आर मोर देन इनफ for the time being. Send at least 3 days in advance. So ये एक इसी में और एक रिक्वेस्ट आई है कि 3 दिन एडवांस में आप ये भेज दीजिए. सो वी कैनॉट बॉम्बार्ड अवर क्लाइंट्स और पार्टनर्स विथ ईमेल्स एवरी नाउ एंड देन फॉर द सेम थिंग. हाउएवर मैं आप सबको एक बात बता दूं कि हम जनरली जो ये मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल करते हैं वो जो एक्सपायरी के बाद वाला जो फ्राइडे है, मतलब थर्सडे को NSE की एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी. तो एक्सपायरी जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद वाला जो फ्राइडे है उस दिन पे हम जनरली ये मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल रखते हैं. सो यू कैन नोट डाउन द एक्सपायरी डेज इन योर कैलेंडर और जस्ट मार्क के अगर 24 अप्रैल को एक्सपायरी है तो 25 अप्रैल को हम मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल करेंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन keep this particular thing in your mind. If one has to invest in internationally such as China, then where can we invest? So हम एक स्ट्रैटेजी भी काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसमें हम सिर्फ ETFs को ही रिकमेंड करते हैं. एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दोज ETFs इज मोमेंटम एंड नॉन कोरिलेशन इन दीज ETFs. तो
अगर नॉन कोरिलेटेड रहेंगे, जितने ज़्यादा नॉन कोरिलेटेड ETFs होंगे और जितना हम उसमें मोमेंटम के बेसिस पे अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो वो एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसके तहत हमने फरवरी से रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट किया था। जो मार्केट इंसाइट्स वाला जो सेक्शन है वहीं पे ये रिकमेंडेशन आती है, और उसमें हमने चाइना का जो मार्कटेक, द कोड इज MAHKTEC TCK, Marktech or Hang Seng Bees. These two are ETFs, China based ETFs which are already traded on the exchange. तो अगर किसी को चाइना में इन्वेस्ट करना है तो these two indices or these two ETFs are the ones which ट्रैक वेरियस इंडाइसिस। तो ये एक हो गया हैंगसेंग बीज और दूसरा हैंगसेंग टेक बीज। ये दोनों इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETFs अवेलेबल है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन चाइना तो दीज टू कैन बी गुड ऑप्शन। ये हमने जो फरवरी में जब ETFs में रिकमेंडेशन स्टार्ट की थी तो इन दो ETFs को भी ऐड किया था। सो दीज आर करंटली लाइव पोजीशंस इन द ETFs यूनिवर्स। राम प्रताप जी ने एक सवाल पूछा है कि इंट्राडे के लिए सेंसेक्स को कैसे एनालाइज करें और सबसे अच्छा चार्ट कितने मिनट में देखें। सो आई थिंक अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट इज गुड चार्ट फॉर यू टू एनालाइज और टेक पोजिशंस। तो अगर 5 मिनट का चार्ट प्लॉट करेंगे तो पूरे दिन में 75 कैंडल्स मिलेगी। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ इंट्राडे ट्रेडर। 5 मिनट इज आई वुड से द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे फॉर एनीथिंग। मतलब सिर्फ सेंसेक्स नहीं, लेकिन कुछ भी अगर आपको ट्रेड करना है तो 5 मिनट इज अ गुड इनफ टाइम फ्रेम। जितिन वर्मा जी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि यू मेंशन 900 स्टॉक्स टच्ड 52 वीक लो ऑन March 3rd. Is it a good strategy to buy and keep some of them for 3 to 5 year period from now? I would say absolutely not. तो द मेन रीज़न इज़ कि जो 52 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो आपको विजुअली सस्ता दिखता हो कि हाई से काफ़ी गिर गया है, लेकिन देर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ ट्रेडिंग एट 52 वीक लोज। तो ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से कि 52 वीक लो की जगह पे जिन स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है, जो सितंबर का उनका रिस्पेक्टिव जो हाई था उससे अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा बनने का चांस है। सो आई वुड रादर प्रिफर टू बाय स्टॉक्स विच हैज़ शोन स्ट्रेंथ ऑन अ रिलेटिव बेसिस rather than buying the weaker ones. तो जो अगली रैली का जो विनर्स है वो यही स्टॉक्स में से कोई स्टॉक बनने वाला है कि जिसने ये करेक्शन में डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो स्टेबल रहा है, जो बहुत ही कम गिरा या इनफैक्ट बढ़ा है। तो ये स्टॉक्स में मैं प्रिफर करूंगा पैसा लगाने का। अरविंद जी ने सवाल पूछा कि विच चार्ट शुड वन फॉलो ऑन वीकली और मंथली टाइम फ्रेम, लॉग और लीनियर, विच गिव्स प्रिसाइज ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स। Also should one use normal or dividend adjusted charts? तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे तो लॉग चार्ट इज़ द प्रिफर्ड ऑप्शन। लीनियर चार्ट आपको जब आप इंट्राडे में यूज़ कर रहे हो तो लॉग चार्ट का खास करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे लीनियर लगाओ या लॉग लगाओ एक ही बात है। आई पर्सनली प्रिफर लॉग चार्ट्स फॉर एवरीथिंग, इवन टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस और चैनल्स लॉग चार्ट में ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो ही मेरे चार्ट्स पे रहता है और उधर ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होता है। आई वुड प्रिफर डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स ऑन द स्क्रीन, ताकि बीच में जो भी गैप्स या ये गैप्स आते हैं वो एडजस्ट होने के बाद मिले। सो डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स आर माई प्रिफर्ड चॉइस। भारत भूषण जी ने कहा है कि आफ्टर 1 month आई हैव टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी फॉर माई डॉटर्स मैरिज, शुड आई बाय दिस नाउ और वेट फॉर 2 to 3 weeks और 1 month so that I can get a lower gold rate? So भरत जी, जो सोना खरीदने का
जो चांस था सस्ते दाम में, और आपका क्योंकि 2-3 हफ्ते या एक आध महीने में, 1 महीने में आपकी बेटी की शादी है, तो यू डोंट हैव मच डेज लेफ्ट टू टाइम द परचेज ऑफ योर गोल्ड। तो जो अगर शादी 1 महीने बाद है तो आपको शायद परचेज 5-6 महीने पहले ही कर लेनी चाहिए थी। आई वुड से कि रादर देन वेटिंग टू टाइम, जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। अभी आगे 3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो मेक द यूज़ ऑफ द हॉलीडे दैट यू आर गेटिंग एंड जस्ट बाय इट। इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा नहीं लोगे अगर टाइम कर पाए तो भी। सो rather than being stressed about when to buy, और टाइमिंग करना जो था वो समय निकल चुका है ऑलरेडी। सो जस्ट गो ahead and buy and enjoy your daughter's wedding. Expiry is shifting to Monday now, so when will be the next session? So Yogesh ji, fortunately expiries are not shifting. जो सेबी ने एक प्रपोजल डाला है और उसके बाद एनएसई ने ये जो उनका सर्कुलर था वो वापस खींच लिया है, तो एक्सपायरीज विल रिमेन एज इज ऑन थर्सडेज। सो थैंकफुली देर इज़ नो चेंज ऑन दैट एंड नो चेंज टू आवर शेड्यूल एज वेल। तो हमारा जैसा जो सेशन चल रहा था, लास्ट एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है उसके बाद वाला जो फ्राइडे है उसी दिन पे हम हमारा ये कॉल रखेंगे। कैन वी बाय इंडसइंड बैंक? नो। Can I create a screener for best intraday stock? Yes, obviously, why not? You can create as many screeners as you want. Yes. सुजलॉन के बारे में बताएं, जितना कम बोले उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो बेटर नॉट टू से एनीथिंग अबाउट ऑल दीज स्टॉक्स। तो जो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। सो रादर लेट्स नॉट talk about the stock. I think सारे ही सवाल हो गए। I have reached end of the chat and Q&A box, तो लगभग सारे सवाल कवर कर लिए। We have also overshot our time of 1 hour. तो I would like to thank each and every one of you for joining this call. Thank you. Thanks for sharing. Thanks for coming on this call and asking questions and attending so patiently. Thank you. तो मिलते हैं अगले महीने and let's see what's in store for us in the markets. Thank you and happy Gudi Padwa to all of you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.